हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का निफाज किया है। 10 से जायद आबादी की शरह वाले शहरों में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडोर इज्तिमात में 300 अफराद की गुंजाइश की इजाजत होगी। शहरों में 300 अफराद आउटडोर इज्तिमात कर सकेंगे। एनसीओसी इजलास में ये फैसला किया गया है। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई हैं। 12 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स 3 दिन 50% आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के स्टूडेंट्स की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल से जायद उम्र वाले तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। एनपीआई से मुतालिक इजलास 27 जनवरी को दोबारा होगा। शादी हॉल से मुतालिक एनपीआई का इतलात 15 फरवरी तक नाफिज रहेगा। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एनसीओसी सेंटर की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का नफाज किया गया है। 10 से ज्यादा आबादी की शरह वाले शहरों में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सबा वजीर से। जी सबा वजीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से आज अहम फैसले किए गए हैं और एनसीओसी का यही कहना है कि 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का जो नफाज है वो किया गया है। और सबसे पहले जो है एनसीओसी की जानिब से 10% से ज्यादा शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इंडोर इज्तिमात में 300 अफराद की गुंजाइश की इजाज़त होगी। एनसीओसी का ये भी कहना है कि 10% शरह से ज्यादा वाले शहरों में 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो आउटडोर इज्तिमात जो हैं वो कर सकेंगे। और उसके अलावा 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ भी जो है वो महदूद की गई हैं। और उसके अलावा 12 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स हैं वो 3 दिन जो है वो 50% तक स्कूल में हाजिरी देंगे और 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो छुट्टी होगी। और 12 साल से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है, जबकि एनसीओसी की जानिब से 10 से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। और जबकि एनसीओसी की जानिब से दफातर के औकात से कार में भी तब्दीली जो है वो नहीं की गई, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई हैं। जी सही सबा वजीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। सेहत आमा में सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी कदम पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुसविदा तैयार कर लिया गया है। अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी में करेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुसविदा तैयार कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का ये फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, आपको याद है क्योंकि 11 इस्लाह में बाकायदा जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो शुरू किया जा चुका है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए पंजाब हुकूमत अब हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी वो बनाने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने असली मंजूरी दी, जिसके बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसका पहला मसवदा जो है वो तैयार कर दिया और इसको जल्द महकमा कानून को भेजा जाएगा ताकि वो इस पर अपना रिव्यू दें और अपने कमेंट्स दें। और उसके बाद जब महकमा कानून इस पर अपना रिव्यू देगा तो ये कैबिनेट कमेटी को साल कर दिया जाएगा और कैबिनेट कमेटी इसकी बाकायदा अप्रूवल देगी, जिसके बाद पंजाब में इस अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जाएगा। अब इस अथॉरिटी का मकसद ये होगा कि जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और सेहत कार्ड के ऊपर जो मरीजों के लिए एक सहूलत दी है पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों के अंदर, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो चेक क्लेम किए जाएंगे उन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी कि आया वो सही तरीके से लोगों को इलाज फराहम किया जा रहा है, उसी के मुकाबले में ये रकम वसूल की जा रही है, तो उस पर ये अथॉरिटी काम करेगी। इसके जो चेयरमैन है वो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब होंगे, जबकि अथॉरिटी का जो डीजी है वो भी एक ऑफिसर जो है वो तैनात किया जाएगा, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम की बाकायदा मॉनिटरिंग। जी सही अली रामे, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। मुल्तान में इंतखाबात के लिए बड़ा आजाद ग्रुप सामने आने का इम्कान है। एमपीए सलमान नईम की साबिक ज़िला नाज़िम मियां फैसल मुख्तार से मुलाकात हुई है।
मियां फैसल को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन मुशावरत के लिए फैसल मुख्तियार ने वक्त मांग लिया है। आपको बता रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्तान में इंतखाबात के लिए बड़ा आज़ाद ग्रुप सामने आने का इम्कान है। MPA सलमान नईम की साबिक ज़िला नाज़िम मियां फैसल मुख्तियार से मुलाकात हुई है। मियां फैसल को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की पेशकश की जाएगी। दोस्तों से मुशावरत के लिए फैसल ने वक्त मांग लिया है। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुल्तान शहर की दो अहम शख्सियात साबिक ज़िला नाज़िम मियां फैसल मुख्तियार और मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर जो है वो रोही ने हासिल कर ली है। सलमान नईम की जानिब से मियां फैसल मुख्तियार से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई, जिस पर सलमान नईम ने फैसल मुख्तियार को मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने की सूरत में मिलकर इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ने की जो है वो पेशकश की है, जिस पर जो है मियां फैसल मुख्तियार ने सोचने का जो है वो वक्त मांग लिया है। सलमान नईम का कहना है कि मियां फैसल मुख्तियार जो कि साबिक ज़िला नाज़िम रह चुके हैं, उनके मुल्तान के लिए बेपनाह खदमात है, और जिसकी बुनियाद पर उनको पेशकश की गई है कि वो आज़ाद तौर पर जो है सलमान नईम के साथ मिलकर जो है वो पैनल बनाएं और मुश्तरका तौर पर जो है वो मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़े और उसके अंदर आपस में जो है वो नशिस्तें तकसीम कर ली जाएं, अपने अपने ग्रुप्स को जो है वो दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा किया जाए और मेयर मुल्तान का जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए, जिस पर जो है वो मियां फैसल मुख्तियार ने सोचने का जो है वो वक्त मांग लिया है। जो कि अगर मियां फैसल मुख्तियार और सलमान नईम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो एक ये बड़ा ग्रुप सामने आएगा जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा, जिसको मुख्तलिफ अहम शख्सियात की हमायत भी हासिल होगी, मगर बज़ाहिर ये आज़ाद तौर पर रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को, आज़ाद हैसियत में मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि एक बड़ा और मजबूत ग्रुप जो है वो बनकर सामने। जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नैब मुल्तान फौजशुदा शख्स से अहले खाना को परेशान करने लगा है। 4 माह कबल फौजशुदा शख्स को 2 बार तलबी का नोटिस भेज दिया गया है। नैब ने पहला नोटिस 29 दिसंबर और दूसरा 10 जनवरी को जारी किया। मरहूम मलिक अल्लाह यार फैजपुर भटिया का रहायशी था। मामले की तहकीकात की जा रही हैं। नैब हुकाम का मौक़िफ़ सामने आया है। इनफरादी केस की इंक्वायरी में वफात के बाद केस खत्म हो जाता है। आपको बता रही है नैब मुल्तान फौजशुदा शख्स के अहले खाना को परेशान करने लगा है। 4 माह कबल फौजशुदा शख्स को 2 बार तलबी का नोटिस भेज दिया गया है। नैब ने पहला नोटिस 29 दिसंबर और दूसरा 10 जनवरी को जारी किया था। मजीद तफसीलात बता रहे हैं यासिर मजीद। जी यासिर, बताइए। जी, नैब मुल्तान की जानिब से एक अनोखी कार्रवाई सामने आई है। एक केस की इंक्वायरी के सिलसिले में मुल्तान के रहायशी शख्स को 2 दफ़ा नैब की जानिब से तलब किया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन जो नोटिस जिस शहरी को जारी किए गए हैं वो 14 सितंबर 2021 को फौत हो चुके हैं और उनकी वफात के बाद नैब की जानिब से ये नोटिस जारी किए हैं। नोटिस हमारे हाथ में है। पहला नोटिस 29 दिसंबर 2021 को जारी किया गया, जबकि दूसरा नोटिस जो है वो 10 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। मलिक अल्लाह यार नामी ये शहरी हैं जिनकी वफात हो चुकी है और केस की इंक्वायरी के सिलसिले में इनको तलब किया गया था। केस क्या है, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछते हैं क्या नैब को इन्होंने तफसीली तौर पर आगाह किया है। जी बिल्कुल, मैं नैब मुल्तान में पेश हुआ था और मैंने तरीजी तौर पर बयान भी दिया था और साथ डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करके दिया था कि हमारे वालिद साहब की डेथ तो 14 सितंबर को हो चुकी है, तो लिहाजा नोटिस दिसंबर और जनवरी में क्यों आप भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये पुराना केस है तो हम कार्रवाई अब कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना हमने कोई ज़मीन बेची है, ना हमारा किसी आस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ है, उसके बावजूद भी आप ये कर रहे हैं। अच्छा, नैब ने कुछ आपको बताया है कि आपका केस क्या है, किस सिलसिले में आपको आपके वालिद साहब को तलब किया गया? उन्होंने कहा जी आपने ज़मीन दी थी आस प्रॉपर्टी को और आपने बयान दिए थे लेकिन पैसे ले लिए और ज़मीन नहीं दी। नैब हुकाम का कहना है कि अब इस केस के हवाले से मजीद जो तहकीकात है उसको हम देख रहे हैं और जो नोटिस जारी किए गए हैं इस मामले को भी। आपका शुक्रिया। कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत डीपीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। डीपीएस से निकाले गए 300 बच्चों को वापस लाने का फैसला किया गया है। वापस आने वाले बच्चों के वाजिबात माफ कर दिए जाएंगे। वफात पाने वाले मुलाजमीन के वरसा की माली इमदाद का फैसला भी किया गया है। स्केल 5 तक के लिए 50,000 रुपए की डेथ ग्रांट मंजूर कर ली गई है।
स्केल 6 से 8 तक 1 लाख रुपए की डेथ ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इदारे के लिए नए कंप्यूटर मल्टीमीडिया आलात खरीदने की मंजूरी भी दे दी गई है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने परचेज और ऑक्शन कमेटी तश्कील दे दी है। प्रिंसिपल इदारा मेजर रिटायर्ड आजम कमाल ने ब्रीफिंग दी है। आपको अपडेट करते चलें, कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत डीपीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। डीपीएस से निकाले गए 300 बच्चों को वापस लाने का फैसला किया गया है। वापस आने वाले बच्चों के वाजिबात मुआफ कर दिए जाएंगे। वफात पाने वाले मुलाजमीन के वरसा की माली इमदाद का फैसला भी किया गया है। हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया है। 100 रुपए का कार्ड डलवाया करें, सिर्फ 72 रुपए 47 पैसे का बैलेंस पाएंगे। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स आयद कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स की मद में 13 रुपए 4 पैसे की वसूली की जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है। सेल्स टैक्स की मद में 14 रुपए 19 पैसे की वसूली की जाएगी। 100 रुपए के कार्ड पर टैक्स 10 से 15% कर दिया जाएगा। 100 रुपए के कार्ड पर 19.5% सेल टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए का ऐसा बताना है। हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया है। 100 रुपए का कार्ड डलवाकर सिर्फ 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस पाएंगे। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स आयद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने जब ज़मीनी बजट पेश किया था तो उसमें आवाम से यह वादा किया था कि मोबाइल फ़ोन के कार्ड के ऊपर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन की जो कंपनी है वो सार्फिन को ये बता रही है कि ज़मीनी बजट के बाद टैक्सेस की शरह बढ़ा दी गई है और अब 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए और 23 पैसे का टैक्स लगेगा। ज़मीनी बजट में हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई है और इसे 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है और अब विद होल्डिंग टैक्स की मद में सार्फिन से 13 रुपए और 4 पैसे की कटौती की जाएगी, जबकि सेल टैक्स की मद में सार्फिन से 14 रुपए और 19 पैसे की टैक्स कटौती की जाएगी। और 100 रुपए के कार्ड के ऊपर इस वक्त चूंकि सेल टैक्स की जो शरह है वो 19.5% है जो कि बरकरार रखी गई है। और अगर 100 रुपए का मोबाइल फोन का कार्ड रिचार्ज करेंगे तो 72 रुपए और 77 पैसे का बैलेंस मिलेगा जो कि पहले 76 रुपए और कुछ पैसे आता था। जी सही वकास, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं खाद बहरान की, जो जनूबी पंजाब में खाद की किल्लत बरकरार है। मुल्तान में खाद के हसूल के लिए लंबी कतारें, खाद ना मिलने पर किसानों के शिकवे। बहावलपुर के किसान भी खाद से महरूम हो गए हैं। खानपुर का किसान खाद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। जनूबी पंजाब में खाद की किल्लत बरकरार है। मुल्तान में खाद के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। खाद की अदम दस्तयाबी ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। मुल्तान यूरिया खाद काश्तकारों के लिए नायाब हो गई है। शुजाबाद रोड पर खाद के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद बता रहे हैं अली रियाज। जी अली, बताइए। शहर औलिया मुल्तान के जो छोटे काश्तकार हैं उनके यूरिया खाद जो है वो नायाब होकर रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके लाबर मोड़ के करीब ये है इलाका और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि खाद के हसूल के लिए काश्तकारों की लंबी लेने लगी। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए कि किस तरह से खाद की जो बोरी लेने के लिए यहाँ पर काश्तकार जो सुबह से लंबी लंबी लाने में लगे हुए हैं, खासे परेशान हैं और कहते हैं कि छोटे काश्तकारों के लिए जो यूरिया खाद की फरहमी के हुकूमत के दावे हैं वो बिल्कुल सरासर जो है वो बोगस है और वो महज दावों करते मौजूद है। काश्तकारों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? खाद मिल रही है आपको? छोटे काश्तकार हैं सर, छोटे काश्तकारों को बिल्कुल खाद नहीं मिल रही। ये मिल रही है उसको जिसके पास काट है। चंद लोग हैं उनके पास किसान काट है और हम जैसे जो किसान हैं जिसके एकड़ है, 2 एकड़ हैं, 3 एकड़ हैं, उनको नहीं मिल रही। हम बहुत परेशान हैं। काश्तकारों ने हमसे कहा यह जा रहा है कि हुकूमत जो है वो उनके दावे यूरिया खाद के फरहमी के मुकम्मल तौर पर जो है वो महज दावों तक ही महदूद है। और काश्तकारों से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत कम अज़ कम यूरिया खाद की फरहमी यकीनी बनाए ताकि उनकी जो फसल जो गंदुम है वो इस वक्त एक नाजुक मरहले में। आपका शुक्रिया। इस पर किसानों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वाले 2 एकड़ वाले किसान हैं उनको तो खाद मिल भी नहीं रही, ना उनके पास काट है ना उनको मिल रही है। जो बड़े किसान हैं जिसका 1 मुरब्बा है या उससे ज्यादा है उसको मिल रही है, उसके पास काट है। क्या करूं? काशन छुड़े ने रख दे छोड़िया ने जाट हम क्या करे सन
खाद एक बोरी नहीं देंगे जड़ा भाई काट दई। खाद की अदम दस्तयाबी पर पीपल्स पार्टी का किसान मार्च। एमपीए अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। कहा कि किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। पीपल्स पार्टी किसानों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बात करते हैं, खाद जो है उसकी फराहमी बहुत मुश्किल हो गई है। जो ब्लैक के अंदर खाद जो है वो मिल रही है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है महंगाई के खिलाफ। इसके अलावा 24 जनवरी को जो है किसान मार्च का भी ऐलान कर चुके हैं। कौन कौन सी तैयारी इस वक्त जारी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब। पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा खुद कफील सूबा था। हम अपने तमाम प्रोड्यूस जो थी वो एक्सपोर्ट भी करते थे और ख़ुद कफील थे। जब से ये हुकूमत आई है, मैं समझता हूँ कि ये किल्लत की हुकूमत है, और जो इस हुकूमत के हुक्मरान हैं ये कायदे किल्लत हैं। इन्होंने हर चीज़ की किल्लत पैदा कर दी। इन्होंने किसान को बिजली के निर्खों में तंग किया, बिजली की कीमतें बढ़ा के तंग किया, किसान को डीजल की कीमतें बढ़ा के तंग किया, किसान को पेट्रोल की कीमत बढ़ा के तंग किया, और अब तो इंतहा कर दी कि जो डीएपी, जो यूरिया मिलती थी आवाम को सस्ते दामों 1700 रुपए में, आज वो मार्केट में ब्लैक हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन साहब ने एक शेड्यूल जारी किया है कि हम तमाम पूरे मुल्क में जो हमारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, वहाँ से हम 24 जनवरी को किसानों के साथ मिल के एक एहतजाज करें इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की नाअहली नालायक पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। अगर खाद की बात करते हैं, बीजों की कीमत की बात करते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इसी हवाले से किसानों जी सही, आपका शुक्रिया। बहावलपुर में यूरिया खाद ताहाल नायाब, काश्तकार परेशान। किसानों का कहना है कि जिस वक्त जिस खाद की ज़रूरत होती है वो मौजूद नहीं होती। हुकूमत इस पर नोटिस ले। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। मुसलसल शिकायतें और मुसलसल एहतजाज के बावजूद किसान है कि उनके ज़ुबानों पर एक ही अल्फाज है कि खाद नहीं मिल रही। क्या कहना किसानों का, ये किसानों से ही जानते हैं। जी बताइए। जनाब अली, खाद चुप कर चक तेरा 20 ऐसे तूने खाद वाल वेदे से खाद साकू दे दी नहीं, तू धक्के नाल देने पीछे से हट वेने से। हूँ क्या करी, जैसे फसल छोड़ दूँ या जिम्मेदारा छोड़ दूँ। क्या वजह, क्यों नहीं दे रहे जी खाद आपको? पहले पॉलिसी यही मकसद है किसान पहले खाद लेना, किसान कार्ड हूँ किसान कार्ड रख चौथे जाड़े लेना। ते किसान खाद वास्ते तो लेना धक्के, ते खाद वास्ते धक्के बाद खिलाकी कोई तरतीब क्या नहीं कोई। चलो किसान कार्ड है दिखाएं तो डूब हो रहे जीते बरते किसान कार्ड दे रहे हो ले रहे और किसान कार्ड गिरना ऐसे बाद खिलाकी आखिर चौथे जाड़े के पैसे कहने देने, पैसे देने हैं ना खाद घेने में, कार्ड सारे रखने का क्या तुक बढ़ते। अच्छा जी, आप बताइएगा खाद मिल रही है नहीं मिल रही है? खाद नहीं मिल रही सर, खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए दुकान पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्ड लेके आए, किसान कार्ड लेके आए हुए हैं, अभी इधर खाद नहीं मिल रही। इधर आइएगा, रोजाना जो ट्राले आ रहे हैं ये कहाँ जाते हैं? ये रात के अंधेरे में ब्लैक बेचते हैं। अच्छा जी, जिम्मेदार धक्के खाइए, अगर मिलती होती तो क्या कर रहे हैं, घर से वेले हैं, ये खाली पेट आए हो, नाश्ता भी नहीं किया। ये यूरिया खाद लेने आ जाए, कड़क की फसल इस वक्त पीली हो रही है, ये यूरिया लुका लेते हैं। रात को रोजाना तो ट्राले आता है, कहाँ आ जाए, अगर जिम्मेदार को दे दो दे दे। अब जिस खाद की जरूरत हो वो नहीं मिलती। पहले डीएपी की जरूरत थी, डीएपी नहीं मिल रही थी। अब जो है यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिल रही थी। अब गवारा की जरूरत है, गवारा नहीं मिल रही। अब डीएपी आम मिल रही है, अब डीएपी इनके पास बढ़िया है। यही मसला है, और क्या है मुश्किल। मेरा किसान कार्ड नहीं मिलता सही या चौथे तरीके। अभी आप सुन रहे हैं लोगों के यहाँ पर कहना है कि गंदम नहीं मिल रही थी, पहले डीएपी नहीं मिल रही थी, फिर गंदम के लिए यूरिया खाद जो थी वो नहीं मिल रही थी, और अब जो है वो गवार के लिए भी खाद जो चाहिए होती है वो नहीं मिल रहा, गवारा जिसे कहा जाता है। तो ये इस वक्त किसान जो है सारे यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि न जाने कब जाके गंदम के लिए हमें यूरिया खाद मिलेगी, हमारी गंदम की जो खाद है या फसल जो है वो। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। खाद की सप्लाई में इजाफा किया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हसीब अकबर की रोही से गुफ्तगू। कहा कि शहर में गंदम की डिमांड 8,466 बोरी तक पहुंच चुकी है, जबकि सप्लाई 7,000 बोरी की जा रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी।
जी बिल्कुल रहीम यार खान में गंदम एक अहम फसल है, इसी हवाले से जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हसीब अकबर से। हसीब भाई बताएगा कि जो गंदम की फसल है वो बूटिंग के बाद कौन से अहम मरले में पहुंच चुकी है। दूसरा देखने में आया था चंद रोज़ कबल कि रहीम यार खान में खादों के हवाले से भी एक इशू था, इसकी डिमांड और सप्लाई का इशू जो है किस हद तक जो है हल हो गया है और फी एकड़ जो पैदावार है रवां साल वो कैसे देखने में आई है। जी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम यार खान तहसील में 2,18,000 एकड़ पर गंदम की इस साल काश्त है। और अगर हम डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो तहसील की डिमांड है वो 8,466 बैग्स हैं। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई पहले कम थी, शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से मसला आ रहा था, लेकिन अब सप्लाई कुछ बेहतर हो गई है और उससे जो है ना हमारा जो डिफरेंस था सप्लाई का और डिमांड का वो बहुत कम रह गया है। इसमें हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहीम यार खान में 6 हमने मेन सेल सेंटर बनाए हैं और 4 जो है एडिशनल सेल सेंटर हैं। वहाँ पे ज़िम्मेदारों को अपने इलाके में वहाँ से खाद मिलेगी। गंदम के हवाले से अगर हम बात करें तो गंदम इस वक्त उस पर तीसरा पानी उसका चल रहा है, बूटिंग स्टेज होती है, इस पर हमने आखिरी फर्टिलाइज़र अप्लाई करना होता है। तो गंदम के ऊपर जो है ना एक तो मैं ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि वो ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि इसको इस वक्त रस्ट का भी आने का ख़तरा है, उस पर भी ज़रा नज़र रखें और जो है ना यूरिया का कम इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, ये हमें बता रहे थे कि यूरिया की जो डिमांड सप्लाई का इशू था वो भी सॉल्व हो गया, इसके साथ साथ फी एकड़ पैदावार भी बेहतर जारी है और मजीद भी गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि जी सही का शुक्रिया। उधर खानपुर में किसान खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान डोगर से। जी बताइएगा। मैं इस वक्त गला मंडी में मौजूद हूँ, यूरिया खाद बिल्कुल नायाब हो चुकी है, किसान परेशान हाल है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से आके यहाँ पे लग जाते हैं, उसके बावजूद इनको खाद नहीं मिलती। एक जिम्मेदार यहाँ पे आए हुए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी क्यों आपको खाद नहीं, क्या मसला है? नहीं मिलती खाद, क्या करूँ, परेशान हूँ, कितना लाइन लग लगता वाल बनूँ, नहीं मिलती खाद, क्या करूँ, परेशान हूँ। ये आपको क्यों नहीं मिल रही, क्या कहते हैं खाद के लिए? बस खाद रहेगा ना एकदम। आप लाइन में इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे, उसके बावजूद भी नहीं मिलती? नहीं मिलती बिल्कुल, इनको उसके बावजूद लंबी लंबी लाइनों में खाद नहीं मिलती है। एक और भी बंदा मौजूद है, इससे बात करते हैं। आपको क्या मसाल? सर सुबह 9 बजे के आते हैं, जो महकमे के लोग हैं ना वो 12 बजे आते हैं, 12 बजे के बाद वो सफारती खाद सेल कर रहे हैं और जो किसान सुबह से आकर शाम तक धक्के खाकर हम लोग वापस वल जाते हैं। हमारा किसान कार्ड ले लेते हैं 10 बंदों का, हमें एक बोरी किसी की मिल जाती है, हमारे किसान कार्ड पर वो 25-25, 30-30 बोरियां शो कर रहे हैं। महकमा मुकम्मल मिला हुआ है इनके साथ, बिल्कुल कोई भी नहीं जिम्मेदार, हम लोगों को बिल्कुल इंसाफ की तरीके से खाद नहीं मिल रही और हम 8 रोज से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, हमें एक बोरी भी यूरिया नहीं मिली। हम तो बहुत परेशान है, हमारी गंदम का बहुत बुरा हाल है, ऊपर से पानी बंद है, डीजल भी इस गवर्नमेंट ने बहुत महंगा किया हुआ है। हम इस गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हम गरीबों के साथ, जिम्मेदारों के साथ ना सही सलूक किया जाए। अगर हम अपने पे आ गए तो हम रोडें ब्लॉक करेंगे और इस मंडी को भी जलाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि जिम्मेदार तंग आ चुका है, डीजल भी नहीं मिल रही गंदम की वजह से वो। जी सही ज़ीशान, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 गाड़ियां और 15 मोटरसाइकिल्स को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की खसूसी हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के खिलाफ जनरल होल्डअप किया गया है। मेन चौक डॉट पुल पर इस टाइम एक्साइज टीमें मौजूद हैं और बाकायदा तौर के ऊपर जो भी बिला नंबरी गाड़ी शहर में दाखिल हो रही है या ऑन रोड है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बात करते हैं सर, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो भी गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड हैं, मोटरसाइकिल अनरजिस्टर्ड हैं, वो सबको चेक किया जा रहा है और दफ्तर में और थाने में बंद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ये है कि जो लोग अनरजिस्टर्ड गाड़ियां ऑन रोड लेकर आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाएं। और बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन उन लोगों ने नंबर प्लेटें नहीं लगवाई हुई, जिस वजह से उनको ज़हमत होती है, स्टाफ रोकता है, फिर वो बताते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, फिर गाड़ी को जाने देते हैं।
اس لیے ان لوگوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں وہ نمبر پلیٹیں فوری طور پر لگوائیں. شہری پریشانی سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس لگوا کر شہر میں داخل ہوں. باقاعدہ طور کے اوپر ٹیمیں موجود ہیں اور غیر رجسٹرڈ موجود ہیں. عاشر آپ کا شکریہ. ملتان کے اندرون اور بیرون کے علاقوں میں ٹریفک کا بدترین نظام ہے. دن کے اوقات میں تجاوزات اور ٹریفک مسائل بڑھنے لگے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محسن الملک سے. جی بتائیے گا. ملتان میں متعدد روڈز پر ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹریفک کی وجہ سے ہر جگہ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے. اس وقت میں گھنٹہ گھر کی اس شاہراہ پر موجود ہوں جو کہ کچہری اور گھنٹہ گھر کو آپس میں ملاتی ہے, نہ صرف بلکہ ایک اندرون اور بیرون کا جو تعلق ہے اس کو بھی ملاتی ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا رش ہے, کس قدر یہاں پر ٹریفک جام ہے. لوگ جو ہیں کافی زیادہ اس وقت پرابلم میں نظر آ رہے ہیں. آگے تک جو ہے گاڑیوں کی لائنیں دکھائی دے رہی ہیں اور جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے کافی زیادہ پریشانی کی حالت میں دکھائی دے رہا ہے. ہاں جی, کیا صورتحال ایسی رہتا ہے؟ جی تقریباً سارا دن ایسے رہتے ہیں. خاص طور پہ اس روڈ پہ نا کالجز ہیں اور اپنا کیا اسکول ہیں اور کیونکہ چوک کچہری مین وہ وکلا کی وہ بھی ہے, تو نا اس ٹائم تو بہت زیادہ ٹریفک کا لوڈ ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم بہت ٹریفک کا لوڈ ہو جاتا ہے. کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی, یہاں کوئی بھی کاروبار نہیں کر پا رہا ہے پراپر. اتنی ٹریفک ہوتی ہے, کوئی گاڑی پارک نہیں ہو سکتی, کوئی موٹر بائک پارک نہیں ہو سکتا ہے. اب چھٹی ہوتی ہوگی بچوں کے لیے تو کتنا مشکل ہوتا ہے؟ گھنٹہ گھر سے 9 نمبر کا سفر ہمارا 1 گھنٹے میں کٹتا ہے. لہذا حکمران والا سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ قسم کا کوئی سلوشن دیں اور سی ٹی او صاحب اس پہ توجہ دیں. کوئی پرماننٹ قسم کے جو ہے نا آپ وارڈن یہاں پہ تعینات کریں. ٹھیک ہے جی, وارڈنز کا بھی ایشو ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پرماننٹ حل ہونا چاہیے کیونکہ ایسے جو ہے بہت مشکلات ہیں. صحیح محسن الملک, آپ کا شکریہ. مظفر گڑھ میں اسپورٹس گراؤنڈ میں سہولیات کا فقدان ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عامر ڈوگر. جی عامر بتائیے گا. بالکل, مظفر گڑھ کے واحد کرکٹ اسٹیڈیم اسپورٹس گراؤنڈ میں اس وقت موجود ہیں اور اسپورٹس گراؤنڈ کی حالت ظاہر انتہائی خراب ہو چکی ہے. کرکٹ کے لیے پچز یہاں پر میسر نہیں ہے جو سٹیج کھلاڑیوں کے بیٹھنے کے لیے اور جو کسی دور میں یہاں پر ٹورنامنٹس ہوتے تھے ان کے مہمان خصوصی کے لیے بنایا گیا تھا, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سامان جو ہے چوری ہونا شروع ہو چکا ہے اور جگہ جگہ گہرے گھڑے اور جانوروں کے ڈیرے ہیں گراؤنڈ میں. کرکٹ کھیلنے کے لیے آنے والے کھلاڑی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اسپورٹس گراؤنڈ کی؟ یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے ہی ہے. آپ سب سے پہلے یہاں کا نا اسٹیج دیکھیں, بالکل خراب ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں. یہاں سے ٹریک کی یہاں تک کہ اینٹیں تک لوگ میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. گراؤنڈ اس ٹائم بکری کھانا بنا ہوا ہے, چارہ کھانا بنا ہوا ہے. لوگ آتے ہیں یہاں نشہ خوری کر رہے ہیں. کوئی گراؤنڈ کی حالت بہت بری ہوئی کھڑی ہے. ہر طرف کہیں بکریاں ہیں, کہیں جانور ہے. یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بہت برا حال بنایا ہوا ہے ادھر. یہاں کوئی بھی رکھوالی والا سسٹم نہیں ہے. کوئی گارڈز ہونا چاہیے یا مالی ہونا چاہیے, کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ سے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مظفر ایک واحد شہر ہے جو شہر کے بیچ کے اندر ایک گراؤنڈ ہے. اس کے اندر سپورٹس کم سے کم سپورٹس کرکٹ کے لحاظ سے بیسٹ بنا دینا چاہیے. یہاں وکٹیں نہیں ہیں, آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں, پچز نہیں ہے, صرف کیا بکریاں پھر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. سپورٹ جتنی ہوگی نئے آنے والے بچے ہیں انشاءاللہ وہ اچھا کھیلیں گے, اچھا کہنے میں کمپرومائز کریں گے. یہاں پر جو کرکٹ کھیلنے کے لیے آنے والے شہری اور کھلاڑی ہیں یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انتظامیہ کو فوری طور پر صورتحال کا نوٹس انتظامیہ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. عامر آپ کا شکریہ. ملتان میں سرکاری سکولز میں سیکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. جن سکولز میں سیکیورٹی گارڈز نہیں ادھر گارڈز تعینات کیے جائیں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں الشبہ آصف سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, سرکاری اسکولوں میں سیکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکیورٹی گارڈز کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے. جنوبی پنجاب بھر میں 8 سیکیورٹی گارڈز جو ہیں مختلف اسکولوں میں تعینات کیے جائیں گے. جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ پہلے سے موجود نہیں ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کی جگہ یہ سیکیورٹی گارڈز جو ہیں تعینات کیے جائیں گے. اس کے لیے 22 فروری تک جو ہے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں. عمر کی حد 25 سال تک بتائی گئی ہے اور اس میں تجربہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. مختلف جو بنا ہے اس پہ نمبر دیے جائیں گے, مارکنگ کی جائے گی, باقاعدہ ایک فارم ہوگا. تعلیمی قابلیت کے بھی نمبر دیے جائیں گے, اسی طرح تجربے کے بھی نمبر دیے جائیں گے. اس کے بعد جو ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول ہے
उधर जो कागजात हैं, उधर स्कूल के जो कागजात हैं वो डीओ ऑफिस में जमा करवाने होंगे, जबकि हाई स्कूल की जो पोस्ट है उसके लिए हाई स्कूल में कागजात जमा करवाने होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है 22 फरवरी है। सही अलिशा, आपका शुक्रिया। मुल्तान में दीवार एहसास रिलीफ का जरिया बन गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 200 से ज़ायद शहरियों में गर्म शॉल्स तकसीम की गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं तैयब सैफ। जी तैयब बताइए। अब मुल्तान में सर्दी बड़े कम अरसे के लिए पड़ती है, मगर जब होती है तो वो शदीद तरीन होती है। तो उस सर्दी से गरीब लोगों को बचाने के लिए मुल्तान में दीवार एहसास कायम की गई थी और उस दीवार एहसास को अब पहले से बढ़ाया गया है और यहाँ पर आज चादरें और शालें जो हैं वो तकसीम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आम दिनों में हम देखते हैं तो इस दीवार पर हमें कपड़े कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब आपने आना होता है तो ज़्यादा होते हैं, इसकी आखिर क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में ये दीवार एहसास हमने NGOs की मदद से शुरू की थी, तो 9 दिसंबर से शुरू की है। आज के दिन तक 10,000 लोग बेनिफिट उठा चुके हैं। तो जाहिर है ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो जाहिर है उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, कभी कम आती हैं। तो आज भी इसी सिलसिले में हाजिर हुए थे कि एक हमारे फैसलाबाद के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जहां जिनके पास दीवार एहसास की जो खुशबू है वो मुल्तान से फैसलाबाद तक पहुंची, तो उन्होंने 200 गर्म चादरें भिजवाई थी मर्दों खवातीन के लिए, तो आज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे जैसे NGOs इसमें शामिल होती जाएंगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने तो स्टार्ट किया था कुछ अरसे के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर कामयाबी बख्शी है, तो आइंदा भी अल्लाह ताला की जब तक मदद रहेगी तो इसको चलाएंगे जी। आइंदा भी इसको चला के रखेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब भर से डोनेशन मुल्तान आना शुरू हो गई है, जहाँ के लोगों को चादरें और गर्म शालें तकसीम की जा रही हैं। जी सही तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। सयाहों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फोर्ट मनरू की डेम्स झील को खूबसूरत बनाने और सयाहों को सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी बताइएगा। शुमाली इलाका जात में बहुत सारी खूबसूरत झीलें हैं, जिसमें झील सैफुल मलूक भी है। जनूबी पंजाब में डैमस झील जो है बिल्कुल झील सैफुल मलूक की तरह है। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में ये झील वाक़ है। अरसा दराज से ये झील जो थी वीरान थी, मगर चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब ने यहाँ पर खसूसी तवज्जो देते हुए कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्टा साहब को खसूसी हिदायत जारी की कि यहाँ पर खूबसूरत डैमस झील बनाई जाए। यहाँ पर तरक्याती काम डैमस झील पर जारी है। MP अहमद अली दृशक यहाँ के जो हल्का MP हैं, उन्होंने इसको तजवीज़ किया था कि यहाँ पर डैमस झील को बेहतरीन झील बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर कबायली लोग मकामी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, इस झील को खूबसूरत बनाने के लिए सरदार उस्मान खान बुज़दार और सरदार अहमद अली खान दृशक साहब और हमारे कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जो है ना ये झील को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम जारी कर रखे हैं और इसमें टफ टाइल लगाए गए हैं और सीढ़ियों का काम किया है और ये कुर्सियां वगैरह लगाई गए हैं सियाओं के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत झील है बनानी। जी बिल्कुल, और लोग मौजूद हैं। यहाँ पर झील वीरान हुआ करती थी, अब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन गई है। सियाहों की आमद भी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये झील जो है ना बिल्कुल पहले नाकिस हालात में थी, अब चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार और MPA जो हमारे यहाँ के सरदार अहमद अली खान दृशक है ना, और उन्होंने तवज्जो दे के यहाँ दिन रात कमिश्नर और लियाकत अली चट्टा साहब जो है ना वो भी यहाँ खुद विजिट कर गए। इसमें खूबसूरत ग्रिलें जो लगाई जा रही हैं, जो सीढ़ियों का काम है, टफ टाइल है और जो स्याह है ना उनके लिए बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियाँ लगाई गई हैं। मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है ना मजीद खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर मजीद इनको खूबसूरत बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये बैठने की खूबसूरत प्लेस बनेगी, ये पीछे झील का नज़ारा होगा। यहाँ पर काम जारी है, झूले लगाए गए हैं, टफ टाइल का काम जारी है। कोई सुलेमान के अफसरान मौजूद हैं। यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है सर कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से? ये डैमेज झील का प्रोजेक्ट 15 मिलियन का है, जो कि इसके अंदर ग्रिल है, बैठने के लिए गजीबो हैं, सीढ़ियां हैं और भी मज़ीद इसमें प्ले आइटम्स लगाए जा रहे हैं,
जो कि आइंदा माह अपनी पाया तकमील को पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब, MP अहमद अली दरिशक साहब और कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब की खसूसी काबशों की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खूबसूरत इस झील को बनाया जा रहा है। यहाँ पर ग्रिड लगा दी गई हैं, टफ टाइल वो भी लगाई जा रही है। यहाँ पर काम किया जा रहा है, झील को खूबसूरत बनाया जा रहा है। डैमेज झील है ये फोर्ट मंडरू में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खूबसूरत मनाजिर होते हैं। सियाह पहले यहाँ पर आते थे मगर सहूलियत ना होने की वजह से वापस चले जाते हैं। मेरे साथ कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद हैं। सर, ये कितनी लागत का मनसूबा है सिर्फ डैमेज झील का, और यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है? ये डैमेज झील का 15 मिलियन की लागत का प्रोजेक्ट है जो कि अपनी तरक्की की तरफ रवां दवां है, और इसमें सिटिंग एरिया और मुख्तलिफ प्ले आइटम्स और यहाँ पर सीढ़ियों का काम हो चुका है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ये आइंदा माह में अपना पाया तकमील को पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे झूले बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, यहाँ पर कश्तियाँ भी मौजूद हैं। खूबसूरत ये मनाजिर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्ट मंडरू को खूबसूरत बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब का जो मिशन है वो जारी है। यहाँ पर बिल्कुल मरी की तरह की सहूलियात की फराहमी के लिए कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी इकदाम कर रही है। झूले लगाए जा रहे हैं, बैठने की जगह, यहाँ पर खूबसूरत इकदाम किए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से। यकीनन जब ये तरक्याती मनसूबों की तकमील होगी तो यहाँ पर जो साउथ पंजाब के सियाह होंगे उनको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। जी सही। अली मूसा रजा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वापस आएंगे।